हेलो फ्रेंड, मैं एडोरेबल एक सवाइफे में आपका स्वागत है। कुछ देर बाद राधिका को किसी की कॉल आती है, जिसे सुनकर वह थोड़ा परेशान हो जाती है। वह आदित्य से बात करने के लिए स्टडी रूम की ओर जाने लगती है। तभी उसे वहां से आता हुआ नील दिखाई देता है। वह नील से बोलती है, आदित्य के सबसे बड़े दुश्मन को उसका सबसे बड़ा राज पता चल चुका है। उसकी बात सुनकर नील कंफ्यूजन से उसे देखने लगता है। अब आगे यह सुनकर नील कंफ्यूजन से उसे देखने लगता है तो राधिका अपने फोन में रिया, सूर्य, मिस्टर उदय की फोटो उसे दिखाती है। यह देखकर नील भी हैरान हो जाता है और बोलता है, तो इस बार मिस्टर सिंह ने सूर्य को अपना मोहरा बनाया है आदित्य सर को बर्बाद करने के लिए। राधिका, मुझे तो यकीन नहीं होता कि यह घटिया इंसान हमारा बाप है। तो नील, हमें इस बारे में आदित्य को जल्द ही बता देना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ यह सूर्य बहुत घटिया इंसान है और आदित्य से बदला लेने के लिए यह किसी भी हद तक जा सकता है। नहीं, डोंट वरी दी, इनके जैसे लोग बॉस का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बॉस इन सब से 4 कदम आगे ही रहते हैं और मैं श्योर हूँ कि उन्हें अभी तक उनकी मीटिंग के बारे में पता चल चुका होगा। उसकी बात सुनकर राधिका भी हाँ में सर हिलाती है। तभी उसकी नज़र आदित्य के साथ आ रही सुबी पर पड़ती है, जो उससे बातें कर रही थी। सुबी और आदित्य उन दोनों के पास आते हैं। आदित्य बोलता है, शाम को मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है इस एरिया में और सभी अभी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। उसकी बात सुनकर राधिका हाँ में सर हिला देती है और आदित्य सुबी को गोद में उठाकर घर से बाहर चला जाता है। निकिता का घर। आज निकिता ने ऑफिस से ब्रेक लिया था और वह घर पर बैठकर इशिता और इशिका के नोट्स बुक देख रही थी, जिसे देखकर इशिका का मुंह बना हुआ था। निकिता इशिका के कान खींचते हुए बोलती है, तुमने अभी तक अपना होमवर्क भी कंप्लीट नहीं किया है। लगता है तुम्हें अच्छी पनिशमेंट की ज़रूरत है। उसकी बात सुनकर इशिका मासूम सा चेहरा बनाकर बोलती है, यह मेरी गलती नहीं है मम्मा, यह तो टीचर्स की गलती है जो मुझ जैसी मासूम से बच्चे को इतना सारा होमवर्क दे देती है। अब आप बताओ, अगर मैं पूरा दिन लिखते रहूँगी तो मेरे नाजुक से हाथ दर्द नहीं होने लगेंगे। उसकी बात सुनकर इशिता टोंट मारते हुए बोलती है, अच्छा, तुम्हारे यह हाथ तब दर्द नहीं करते जब तुम दिन भर अपने डॉल्स के साथ खेलती रहती हो। इशिका निकिता की तरफ देखती है, जो उसे गुस्से से देख रही थी। वह अपने कान पकड़कर बोलती है, ओके सॉरी मम्मा, मैं अब रोज खुद से अपना होमवर्क कंप्लीट कर लूँगी। वह तीनों बैठकर बातें कर रही थी। तभी हॉल में विधि और निखिल आ जाते हैं। निकिता उठकर उन दोनों को गले लगाती है और बोलती है, अच्छे से एंजॉय करना, यहाँ पर मैं सब संभाल लूँगी। निखिल, डोंट वरी निक्कू, हम एंजॉय करने के लिए ही तो हनीमून पर जा रहे हैं। उसकी बात सुनकर विधि उसके पेट में अपनी कोहनी मार देती है, जिससे निखिल अपना पेट पकड़कर उसे घूरने लगता है। विधि और निखिल उन सभी से मिलकर अपने हनीमून के लिए पेरिस निकल जाते हैं। सुनीता जी पहले से ही अपने शहर जा चुकी थी। इशिका, मम्मा, कल सुबह की मोम का बर्थडे पार्टी है,
मैं बर्थडे पार्टी में पहनने के लिए मेरे पास कपड़े नहीं हैं, इसलिए आज हम शॉपिंग पर चलेंगे। उसकी बात सुनकर इशिता उसे घूरते हुए बोलती है, तुम्हारा कबर्ड पूरा कपड़ों से भरा हुआ है, वह अभी भी तुम्हारे पास कपड़े नहीं हैं। इशिका, पर वह सभी कपड़े मैंने पहले पहने हैं, इसलिए मुझे नए कपड़े चाहिए। माँ चलिए ना प्लीज़। निकिता, अच्छा ठीक है, तुम दोनों जाकर तैयार हो जाओ, हम थोड़ी देर में चल रहे हैं। उसकी बात सुनकर इशिका खुश होकर अपने रूम में भाग जाती है। वहीं इशिता उससे बोलती है, मॉम मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे कपड़े हैं, इसलिए मैं आप लोगों के साथ नहीं जा रही, मुझे अभी पढ़ाई भी करनी है। इस पर निकिता उसके गाल खींचते हुए बोलती है, अरे मेरी पढ़ाकू बेटी, किताब और लैपटॉप के अलावा भी दुनिया में बहुत कुछ देखने को है, इसलिए जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हम बहुत मस्ती करेंगे। वह जाकर तैयार हो जाओ। उसे खुश देखकर इशिता उसकी बात मान जाती है और अपने रूम में जाकर रेडी हो जाती है। कुछ देर के बाद वह सभी मॉल के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर के बाद वह तीनों मॉल पहुंच जाते हैं और एक साथ बहुत एंजॉय करते हैं। वह तीनों इस वक्त एक परफेक्ट हैप्पी फैमिली लग रहे थे, जिन्हें किसी और की जरूरत ही ना हो। निकिता इशिता और इशिका के लिए कपड़े खरीदती हैं। वह कपड़ों को लेकर बिलिंग काउंटर की तरफ जाती हैं, जहां पर खड़े एक शख्स को देखकर उसकी आंखों में अजीब से भाव आ जाते हैं, जिन्हें वह बहुत चतुराई से छुपा लेती हैं। वह बच्चों का हाथ पकड़कर बोलती हैं, बच्चों मुझे अभी याद आया कि मुझे थोड़ा सामान और लेना है, इसलिए इनका बिल हम बाद में करवाएंगे। उसकी बात पर वह दोनों हाँ में सर हिला देती है। निकिता उन दोनों को लेकर वापस से किड्स सेक्शन के अंदर चली जाती हैं और वहाँ बने गेमिंग कॉर्नर में उन्हें छोड़कर बोलती हैं, आप दोनों थोड़ी देर यहाँ पर गेम्स खेलो, मैं कुछ देर में आ जाऊंगी, पर तब तक आप दोनों यहाँ से कहीं मत जाना। उसकी बात सुनकर दोनों बच्चियाँ कन्फ्यूजन से उसे देखने लगती हैं, लेकिन निकिता के चेहरे के गंभीर एक्सप्रेशन देखकर उसे ओके बोल देती है। निकिता उन्हें वहाँ पर छोड़कर बाहर चली जाती है, लेकिन जाने से पहले वह किड्स सेक्शन से बाहर खड़े दो आदमियों को कुछ इशारा करती हैं, जिसे देखकर वह हाँ में सिर हिला देते हैं और गेम्स कॉर्नर के आसपास घूमने लगते हैं। उनकी नज़रें इशिता और इशिका पर ही थी। यह दोनों आदमी राघव और मदन थे, जो इशिता और इशिका के सीक्रेट बॉडीगार्ड थे। निकिता इन दोनों पर बहुत ट्रस्ट करती थी। उसके जाने के बाद इशिका बोलती है, यह मम्मा थोड़ी सी परेशान लग रही थी, क्या कोई बात है दीदू? इशिता, यह मम्मा का पर्सनल मैटर है, इसलिए हमें बीच में नहीं पढ़ना चाहिए। मुझे यकीन है कि अगर कोई प्रॉब्लम है भी तो वह उसे जल्दी से सुलझा लेगी। इशिका, हाँ मुझे पता है, क्योंकि हमारी मम्मा सुपर वंडर वुमेन है। अच्छा चलो हम गेम्स खेलते हैं। वह दोनों वहाँ पर रखा वीडियो गेम खेलने लगते हैं। तभी वहाँ एक मोटा सा लड़का आता है, जो इशिका की ही उम्र का होगा। वह इशिका के हाथ से रिमोट छीन लेता है। इशिका उसे पहचान जाती है। यह उसका क्लासमेट मोंटी था, जो हमेशा सबको बुली
करता था। इशिका उस पर चिल्लाती है, यह तुम क्या कर रहे हो मोंटी? मैं पहले से ही गेम खेल रही थी। जल्दी से मुझे रिमोट दो वरना मैं हार जाऊंगी। मोंटी, तो हार जाओ और यहाँ से निकलो, क्योंकि अब मैं और मेरे दोस्त यह गेम खेलेंगे। इशिता, जो इतनी देर से उसे घूर रही थी, वह उस पर चिल्लाते हुए बोलती है, यह मॉल तुम्हारा नहीं है और हम तुमसे पहले ही यहाँ आए थे। यह सुनकर मोंटी के डैडी भी वहाँ आ जाते हैं और पूछते हैं, यहाँ क्या हो रहा है? उनकी आवाज़ सुनकर मोंटी उदासी शक्ल बनाकर बोलता है, डैड देखो ना, यह लड़कियाँ मुझे गेम नहीं खेलने दे रही हैं। इशिता बोलती है, अंकल हम पहले से ही गेम्स खेल रहे थे, लेकिन यह शैतान लड़का हमें परेशान कर रहा है। मोंटी के डैडी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को शैतान बोलने की? और मैं इस मॉल का 50% का पार्टनर हूँ, इसलिए मेरा बेटा जहाँ चाहे जो वह कर सकता है। उसकी बात सुनकर सबको गुस्सा आने लगता है। पीछे खड़ा राघव मदद से बोलता है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इसकी हिम्मत कैसे हुई लिटिल बॉस से ऐसे बात करने की? इशिता, यह आप गलत कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर मोंटी के डैड उसे पीछे की तरफ धक्का दे देते हैं। इशिता संभल नहीं पाती और वह गिरने लगती है। राघव उसकी मदद के लिए आगे आता है, लेकिन उससे पहले ही कोई आकर उसे गिरने से बचा लेता है और अपनी जलती हुई नज़रों से मोंटी के डैड को घूरने लगता है। वहीं सामने खड़े शख्स को देखकर मोंटी के डैड के पसीने छूटने लगते हैं और वह डरते हुए बोलते हैं, आप तो कौन है यह शख्स जिसने इशिता को बचाया है और इशिता ने किसे देखा है?